पाकिस्तान इंडिया में 60% फीमेल्स हैं इस टाइम पे फेस कर रही हैं PCOS PCOD के मसाइल को। उनको पता भी नहीं होता है कि हम लोगों के साथ ये इशू चल रहा है। मोटापा जौन सा है ना, खुद एक बीमारी बाद में है, पहले वो एक सिम्टम है, वो एक निशानी दे रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ गलत चल रहा है जिसकी वजह से आपका जिस्म ओवर हुआ है। ठीक है, तो आप लोग, और इसमें PCOS PCOD में ये भी केसेस देखने में आ रहे हैं कि उनका वज़न, तो मेरे पास जो आती हैं क्लाइंट्स, उनके वज़न तो ठीक उनका चल रहा होता है, यानी कि नॉर्मल उनका वज़न है, लेकिन उनमें उनके इशू हैं, PCOS है उनको, PCOD है उनको। और 13 साल की बच्ची का केस मैंने खुद देखा है कि उसको PCOS का इशू आया है। उसकी वजह हम लोगों का बुरा लाइफस्टाइल, डाइट में पता ही नहीं है कि हम लोगों ने क्या करना है। और जो औरत है ना, उसके जो हार्मोन्स हैं वो सर्केडियन रिदम के साथ चलते हैं, यानी कि सूरज के साथ, सूरज के निकलना, उसके साथ उनका जागना ज़रूरी है। सूरज जब गुरूब हो जाएगा उस टाइम पे उसका स्लीप टाइम पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि ये एक बेसिक कंसेप्ट जो कि गलत हुआ है और उसकी वजह से छोटी बच्चियों को ये इशू, इतने बड़ी बड़ी बीमारियां बच्चियों को देखने के लिए मिल रही हैं। आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोग अपनी बच्चियों को अवेयरनेस दें, उनके सिम्टम्स पे नज़र रखें, क्योंकि फिर शादी के बाद उन लोगों को, बच्चियों के लिए डबल मसला हो जाता है। एक तो वो अपनी इस बीमारी को फेस कर रही होती हैं, ऊपर से ससुराल वालों का जो प्रेशर होता है, जी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, मुख्तलिफ डॉक्टर्स पे उनको लेके जाया जा रहा होता है, मेडिसिन उनको खिलाई जा रही होती हैं, जबकि वो उनका सलूशन नहीं होती हैं। और उसमें इसमें एक चीज़ स्ट्रेस भी है, डिप्रेशन भी है, PCOS का इशू, और वो वहाँ पर उसको जाके डबल स्ट्रेस और डिप्रेशन मिल रहा होता है। रहम खाएं अपनी बच्चियों पे। आज का वीडियो सुने, समझें इसके लिए क्या करना है। किसी बड़े ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी खुराक में कहाँ कमी आ रही है, कहाँ उनके लाइफस्टाइल में ख़राबी आ रही है, वो सीधा करें। ठीक है, अपनी बच्चियों को आप लोगों ने खुद ठीक करना है। आप लोगों को किसी डॉक्टर के पास उठा के ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अनमैरिड बच्चियां जो सी हैं वो उनको जो गायनी की डॉक्टर्स हैं उनके पास लेके जाया जा रहा होता है कि ये जो इशू हैं और इसका वो उनसे सोल्यूशन उसका निकाल रहे होते हैं। तो आज के वीडियो में सब समझ आ जाएगी आप लोगों को, आप लोगों ने अपनी बच्चियों के लिए करना क्या, उनको गिफ्ट क्या देना है लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ डिजीज़, एक्सरसाइज स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ लेके जा रही हूँ। आए आप लोग भी हमारे साथ वीडियोस को सुनें, समझें, इम्प्लीमेंट करें और अपनी लाइफ चेंज करें। एक खूबसूरत हेल्दी लाइफ आपका वेट कर रही है, आई प्रॉमिस। अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि जो छोटी एज से ये बच्चियों को इशू आ रहे हैं, उसकी वजह उनके हार्मोन्स की ख़राबी। हर बच्ची को जब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, समझो तब से उस बच्ची ने पूरे दिन में 4 सेक्स हार्मोन्स हैं जिनको डील करना है। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। मर्द जौन सा है उसने पूरे दिन में सिर्फ एक सेक्स हार्मोन को डील करना होता है, और वो इसी वजह से उनको इतने हेल्थ में इशू नहीं आ रहे होते, उनको इतनी केयर की ज़रूरत नहीं होती जितनी औरत को, बच्ची को, बहन को, माँ को, बेटी को ज़रूरत होती है। उसकी वजह उसके डिफ़िकल्ट किस्म के ये हार्मोन्स हैं। ठीक है, PCOS होता क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़। PCOS में क्या होता है कि इसमें डिले होते हैं पीरियड। ठीक है, इसका जो अंदर ख़राबी आ जाती है। मेरा PCOS के मैंने और भी 2 वीडियो हैं, उसमें मैंने पूरी डिटेल से इसकी साइंस बताई हुई है कि ये क्या है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब वो ख़राबी आ जाती है ना तो पीरियड डिले होना शुरू हो जाते हैं। PCOD में क्या होता है कि पीरियड तो रेगुलर हो रहे होते हैं, यहाँ मेरे पास आती हैं माएँ, हमारी बच्ची के पीरियड्स तो रेगुलर आ रहे हैं, उसका लेकिन वो माँ नहीं बन पा रही है। उसकी क्या वजह है? पीरियड्स तो आ रहे हैं उसको, लेकिन इमेच्योर एग रिलीज़ होना। ठीक है, PCOD में क्या होता है, उसका एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, इमेच्योर एग होता है, उसकी जो लेयर होती है उसमें ख़राबी आ जाती है यूट्रस की, उस वजह से वो सारा इशू बन रहा होता है। अब ये आप लोगों दोनों समझ लो कि दोनों एक जैसी ही चीज़ें हैं। आप लोगों ने अब उसको सीधा किस तरह से करना है, दोनों के लिए, ये एक के लिए नहीं, दोनों के लिए ये सारी चीज़ें हैं। आप लोगों ने दोनों को समझ के लेके चलना है। ठीक है, अब औरत का जो पीरियड साइकिल है एक मून के हिसाब से वो चल रहा होता है। ठीक है, जैसे वो पीरियड उसका स्टार्ट होता है, डेज उसके स्टार्ट होते हैं, जब वो पीरियड ख़त्म होने के बाद जो डे स्टार्ट होते हैं उसमें उसका एनर्जी लेवल भी लो होता है, वहाँ पर एस्ट्रोजन लेवल भी उसका लो है, प्रोजेस्ट्रॉन भी उसका लो है।
जब पीरियड होते हैं ना, एस्ट्रोजन सारा बॉडी से निकलता है उस टाइम पे, ठीक है। लो है, उसका एनर्जी लेवल लो है, सब कुछ कम है, बच्ची को रेस्ट टाइम चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अब 3-4 दिन उसको उसका एनर्जी लेवल बनने में, एस्ट्रोजन उसका ऊपर हार्मोन ऊपर आने में ये 3-4 दिन उसके लगते हैं। उसके बाद उसका भी एस्ट्रोजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। 12 और 14 जोन सी डेट होती है ना, पीक पे चला जाता है वहाँ पे एस्ट्रोजन उसके जोन से है ना। और एस्ट्रोजन जोन सा है जिसे बुरा कहा जाता है ना, वो गलत वाला एस्ट्रोजन है। जिस तरह के प्लास्टिक की चीज़ों से जो आता है, मेकअप से जो आता है, जो बाहर गंदे एनवायरनमेंट से आता है, वो बुरे वाला एस्ट्रोजन है। जंक फूड से आता है, वो बुरे वाला एस्ट्रोजन है। जो अच्छे वाला एस्ट्रोजन है वो हमें चाहिए होता है, ठीक है। वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो हमारी खूबसूरती, हमारी स्किन की बढ़ाता है, हमें एनर्जी लेवल देता है। आप लोग देखेंगे कि आप लोग जब अपने पीरियड साइकिल के 12वें, 14वें, 15वें दिन आते हैं, आप लोग पीक पे होते हैं, आपके एनर्जी लेवल ऐसे 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 बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और पीरियड का जो थर्ड वीक होता है, यानी कि एक हफ्ता पहले जो पीरियड से होता है, वहाँ थकान आ जाती है, वहाँ प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। अब जिनको प्रेगनेंसी का भी इशू हो रहा है, तो उन्होंने उन डेज में ट्राई करना है जो 12 से लेके 15 तक के दिन हैं। अब जब उन्होंने नहाया, पीरियड ख़त्म हुए हैं, वहाँ से उनके जो 12 से लेके 15 तक के 3-4 दिन होते हैं ना, इन दिन में ज़्यादा वो चांसेस होते हैं उनकी प्रेगनेंसी के। तो इन डेज़ में वो सेक्स का वो अपना सेटिंग करनी है कि ताकि जो सा है वो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो सकें। पहले नंबर पर तो अब आप लोगों को अपनी पहले सिस्टम को, अपने साइकिल को सीधा करना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये सोच के नहीं करना कि हम लोगों को वज़न कम करना है। वज़न कम करना आपको गिफ्ट में मैं दूँगी। वो आप लोगों के अंदर इशू ठीक होंगे और उसके गिफ्ट में आप लोगों का खुद ब खुद जितना वजन होना चाहिए वो उतने का उतना, अगर आप लोगों का कम है तो ज़्यादा जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो वो लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग समझ के और तरीके से सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। अब यहाँ पर PCOS और PCOD में कंसेप्ट आ जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि जिसको वो शुगर हुई है उसके साथ ही ये इशू है। शुगर आपकी ठीक आ रही होगी, आपके लेवल ठीक होंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर काम खराबी हो चुकी हुई है। इंसुलिन हमारे, जब हम कुछ खाते हैं ना, तो उसमें जो ग्लूकोज आता है, जो मीठा आता है, उसे हज़म कराने के लिए, कह लो कि हज़म कराने के लिए, उसे सेल तक पहुँचाने के लिए, खा लेना और सेल तक पहुँचा लेना दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब आप लोग खा लेते हैं तो उसको सेल तक पहुँचाने के लिए इंसुलिन आती है। इंसुलिन का आना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी चीज़ है। इंसुलिन हमारी हेल्प करती है। बल्कि जिन लोगों को जिनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस फेयर किस्म के हो जाते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है, उनकी इंसुलिन आती ही नहीं है, तो उन लोगों को फिर वो इंजेक्शन क्यों लगाने पड़ते हैं इंसुलिन के? क्योंकि वो हज़म कराने के लिए वो चाहिए साथ में इंसुलिन। तो इस वजह से इंसुलिन का आना, और प्रॉपर तरीके से, ये नहीं कि उसमें वो उसको उसके फंक्शन को ख़राब कर दिया जाए। मैं बताती हूँ किस तरह से। अब वो इंसुलिन आती है तो हमारे सेल के अंदर वो ग्लूकोज जाता है, वो एनर्जी हमारे सेल के अंदर जाती है। जब बॉडी इंसुलिन, जब आप लोग बार बार खाते हैं, गलत लाइफस्टाइल देते हैं, अब सिर्फ इसमें खाना ही नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना बॉडी का होना, ये अगर आप लोग नहीं भी खा रहे हैं लेकिन आप लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से भी आपका इंसुलिन सुबह के टाइम, जो कहते हैं ना शुगर वाले, हमारा दिल घबरा रहा है, जिनको शुगर नहीं भी है, हमारा दिल क्यों घबरा रहा है? हमें तो शुगर नहीं है, हमें क्या इशू हो रहा है? हमारा सुबह के टाइम वो, बल्कि हर टाइम हमारा जो है लोगों का बीच में वो हो रहा होता है कि हमें तो वो रहा ही नहीं जाता है। कंसल्टेंसी के लिए आती हैं, वो कहती हैं कि आप मुझे कह रही हैं कि मैं इतनी इंटरमिटेंट फास्टिंग करूं, मैं कैसे कर पाऊंगी? मैं तो रह ही नहीं पाती हूँ। सुबह उठते मैं मैं नमाज बड़ी मुश्किल से पढ़ पाती हूँ। ये औरतों के कमेंट्स हैं कि मैं नमाज़ बड़ी मुश्किल से पढ़ पाती हूँ और नमाज़ पढ़ते ही मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। और मैं जानती हूँ ये ऐसी कंडीशन इसमें है क्योंकि उनकी इंसुलिन उस टाइम पे आउट हुई होती है, और वो सिर्फ आप लोगों के खाने पीने की वजह से नहीं, स्ट्रेस भी जितना आप लोग लेंगी, कोर्टिसोल आएगा, स्ट्रेस हार्मोन आएगा, वो इंसुलिन आपकी ख़राब कर देगी, वो भी इंसुलिन को डिस्टर्ब करेगा। मैं बात कर रही थी कि इंसुलिन ने सेल के अंदर एनर्जी पहुंचानी है। जब आप लोग बच्चियां, गलत आप लोगों का लाइफस्टाइल होगा, अब कोर्टिसोल तब ख़राब होता है। यहाँ पर पहले कोर्टिसोल की बात शुरू की है, मैं वो कंप्लीट कर लूँ। कोर्टिसोल जो सा है वो स्ट्रेस हार्मोन ख़राब होने से भी इंसुलिन आती है। अब वो कब आती है, कब ख़राब होता है? जब आप लोगों का सर्केडियन रिदम ख़राब होता है। सर्केडियन रिदम, आप लोग जिस टाइम पे सोना है उस टाइम पे आप लोग जाग रहे हैं, जिस टाइम पे जागना है उस टाइम पे सो रहे हैं। ये आपके स्लीप हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन, ये डिस्टर्ब होगा, इंसुलिन आएगी। कोर्टिसोल आएगा, डिस्टर्ब होगा, आप लोगों को इंसुलिन आएगी। कोर्टिसोल का टाइम आप इस तरह से रख लें कि सुबह जो सा है ना, गवर्नमेंट ड्यूटी सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक, ठीक है।
इंसुलिन ने आना होता है, और कोर्टिसोल ने सुबह 8 बजे उसने अपनी ड्यूटी पे उसने भी आना होता है। वहाँ पर उसने थोड़ी देर के लिए, जब वो 8 बजे आता है ना, थोड़ा सा सब्र से काम लेने की ज़रूरत होती है। जब वो आता है थोड़ी भूख लगाएगा, जो स्ट्रेस थोड़ा सा झटका लगता है उसे आप लोगों ने समझ लेना है, इसे अंडरस्टैंड कर लेना है। ये मेरा हार्मोन की शिफ्ट चेंज हुई है, मेलाटोनिन गया है, मेलाटोनिन स्लीप का हार्मोन है, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग अगर रात को जाग रहे होंगे, उस टाइम पे तो मेलाटोनिन हार्मोन का टाइम है, उस टाइम पे तो उसने सोना है, वो आप लोगों की स्लीप के लिए आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा है ताकि आपको सुला सके। आप लोग जग ही जा रहे हैं, सुबह 5 बजे के बाद नमाज पढ़ के, हम जी सुबह 5 बजे के बाद नमाज पढ़ के सोते हैं, तो आप लोग अपने वो सारी तबाही कर दी उस हार्मोन की। अब सुबह कोर्टिसोल ने आना था, उस टाइम पे आप सो रहे हैं। कोर्टिसोल एनर्जी आप लोगों को एक बूस्ट देता है, एनर्जी देता है, एक मोटिवेशन सुबह के टाइम आपको देती है। ये उसका कोर्टिसोल का ये उसकी खासियत है कि वो आता है, उसने आना है, वो अच्छी बात है, वो थोड़ा सा आके आप लोगों को एनर्जी वो दे के जाता है। तो वो उस टाइम पे तो आप सो रहे हैं, आपने अपने दोनों हार्मोन को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। और वो आपकी जो 8 बजे आपको झटका थोड़ा सा लगेगा, वो आप लोगों की भूख नहीं होगी, वो कोर्टिसोल ने अपना आप दिखाना होगा। उसके लिए मॉर्निंग ड्रिंक मेरा साथ में, मैं अभी बता देती हूँ किस तरह से आपने इंसुलिन को ठीक करना है। अब यहाँ पे सारी की सारी गेम जो सी है इंसुलिन को ठीक करने की है। इंसुलिन रेजिस्टेंस उन बच्चियों की बॉडी हुई है, 13 साल की जो बच्ची का मैं बता रही हूँ, उसकी डायबिटीज़ अभी नहीं हुई, आने वाले 5 साल 7 साल 8 साल में उसके मीटर में डायबिटीज़ आना शुरू हो जाएगी, शायद इससे पहले ही आना शुरू हो जाए। जिसकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आने वाले टाइम में उसको शुगर होनी ही होनी है। अब यहाँ पे इसका लिंक है, डायरेक्ट लिंक है पीसीओएस और पीसीओडी के साथ, ठीक है। जो हमारे ओवरी के जो हार्मोन्स होते हैं उनकी शेप इंसुलिन के जो हार्मोन है उसकी तरह होती है। जब इंसुलिन ज़्यादा होता है तो वो वहाँ जाके उसका जो रिसेप्टर होता है वहाँ जाके वो चिपक जाता है, ठीक है। तो वो सेक्स हार्मोन और वो जो दूसरे हार्मोन है उनको डिस्टर्ब करता है, उन्हें रिलीज़ ही नहीं होने देता है। वो फिर इंसुलिन हार्मोन वो सारे का सारा रिलीज़ हो रहा होता है और डिस्टर्बेंस हो रही होती है, ठीक है। तो आप जिनको ये अब इशू हैं उन्हें समझ आई है कि उन लोगों ने किसको ठीक करना है, अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी को ठीक करना है। अब उसके लिए अब देखें, पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में पीसीओएस केसेस हैं। मैं वजह बताती हूँ आप लोगों को क्या है। अब एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसके बाद अब उन लोगों का लाइफस्टाइल क्या है। अच्छा, अब हम पहले सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा किसी को, अपनी बच्चियों के सिम्टम्स ये देखा करें। कैसे पता चलेगा कि उसको पीसीओएस है? उसका ओवरवेट, फेस पे दाने निकल आना, चेहरे के ऊपर बाल आ जाना, ये एंड्रोजन हार्मोन जो होता है ना, मर्द वाला जो हार्मोन औरत में भी थोड़ा मिकदार में पाया जाता है, वो डोमिनेंट हो जाता है। इंसुलिन की ख़राबी होने की वजह से जो एंड्रोजन हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो फिर जब ज़्यादा रिलीज़ होता है तो फिर मर्दों वाली खासियत, वो इधर बाल आना, यहाँ पे बाल आना, चेहरे पे वो एक मर्दों जैसे एक सख्तीनेस भी उन बच्चियों में आ जाती है, ठीक है। ज़रा आप नोट करिएगा उनके जिन बच्चियों के साथ ये इशू चल रहे हैं, ठीक है। इसे मामूली मत लें अपनी बच्चियों के ये वाले सिम्टम्स पहचान के। तो आप लोगों को वो पता चलना चाहिए कि हम लोगों ने अपनी बच्ची के इस इशू को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद उनका जो वेस्ट एरिया है, यहाँ वाला ज़्यादा मोटापा उन बच्चियों के हो जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गए हैं इसके सिम्टम्स, ठीक है, पीसीओएस और पीसीओडी के। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के उससे ज़्यादा ज़रूरी समझना है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के क्या सिम्टम्स हैं। शायद उसको वो पीसीओएस के सिम्टम बाद में आए, पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस खराबी होगी फिर वहाँ तक पहुँचेगी। इस वजह से आप लोगों ने, मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, आप लोगों ने इस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम समझें। इसमें क्या है, ब्लैक पैचेस पड़ जाना गर्दन के ऊपर, फेस के ऊपर छाइयाँ पड़ जाना, नाक के ऊपर, फेस के ऊपर छाइयाँ पड़ रही हैं, और जो बच्चियों में जो देख रहे हैं ब्लैक पैचेस, और जब उनकी बॉडी ठीक होगी, आई प्रॉमिस, ये सारे उनके जो सारे से छाइयाँ और ये पैचेस हैं, ये गर्दन के ऊपर काली गर्दन हो गई है, ये काली गर्दन मैल की वजह से नहीं हुई उस बच्ची की, उसके क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस उसकी बॉडी के अंदर चल रही है। तो ये चीज़ें उसकी सीधी होंगी तो खुद आप वो देखेंगे कि उसकी पीसीओएस का इशू भी उसका रिवर्स होने लगेगा जब आप उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करेंगे, ठीक है। और बार बार भूख लगना, ज़्यादा देर के लिए आप भूखे रह ही ना पाना। अब परसों ही मैंने कंसल्टेंसी दी है, उन्होंने बताया मैं नमाज के बाद मुश्किल से पढ़ पाती हूँ। क्यों? उनकी इंसुलिन वहाँ पे उस टाइम पे बूस्ट हुई होती है और वो इंसुलिन की वजह से उनको घबराहट और वो इस तरह हो रही थी। और अगर आपके बच्चों में भी कुछ सब्र नहीं आ रहा है, सुकून नहीं आ रहा है कि हमें बस खाने को कुछ मिल जाए, तो मतलब है अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस उस बच्चे की बॉडी हुई है। तो अब इसकी वजह क्या है कि वो खाएंगे,
कार्बोहाइड्रेट आप देंगे उसको, क्योंकि वो उसको बार बार भूख लगी क्यों रही है, खराबी आप में है, आप लोग उसे कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आप बड़ी हैं तो आप लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वो फील नहीं करता आपको, वो कार्बोहाइड्रेट जो एक्स्ट्रा ब्लड में शुगर चल फिर रही होती है, इंसुलिन, यही वजह ना, जो भी आप लोग खाते हैं ना, जैसे रोटियाँ, चावल, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सब जाकर शुगर में कन्वर्ट होना होता है। अब शुगर एक लिमिटेड मिकदार तक जिस्म को चाहिए, जो बाकी की शुगर होगी उसको वो इंसुलिन आके वो फैट स्टोरेज हार्मोन इसी वजह से उसको कहते हैं, वो उठा के बेली एरिया में, हिप एरिया में फेंकी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फैट भी एक तो जमा करी जाएगा, उसके बाद वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी हो जाएगी, इंसुलिन आके उसकी हेल्प ही नहीं करेगी, सेल के अंदर लेके ही नहीं जाएगी, तब फिर वो ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों चीज़ें वो डिस्टर्ब हुई होती हैं, तबाही मची होती है। तो अब यहाँ पर इसको ठीक करने के लिए जो फैक्टर है, अब यहाँ पर जो चीज़ें चलेंगी, यहाँ पे गट हेल्थ भी काउंट करती है कि आप लोगों की गट हेल्थ किस तरह से है। उसके बाद दूध का फैक्टर कि आप लोग जो मिल्क पी रहे हैं, ठीक है। अब जो इंडिया के लोग हैं उनमें क्यों पीसीओएस के इश्यूज ज़्यादा हैं बच्चियों में, क्योंकि वो प्रोटीन नहीं लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी, पाकिस्तानी भी और इंडिया भी, जो बार बार भूख लग रही है, उनका जो फैसिएशन हार्मोन है, भूख का हार्मोन है, वो सेटिस्फाई ही नहीं हो पा रहा है, इस वजह से वो बार बार खा रहे हैं और बार बार वो ख़राबी अंदर हो रही है। तो अब उनको प्रोटीन की ज़रूरत है, गुड क्वालिटी प्रोटीन की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर मैं बताती हूँ कि ख़राबी कहाँ पर आप लोग प्रोटीन के नाम पर भी करी जा रहे हैं और बाकी चीज़ों में भी। अब प्रोटीन के नाम पे ले रहे हैं जी पनीर, चीज़, ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। दूध जौन सा है हार्मोन्स की ख़राबी की सबसे बड़ी वजह है, ठीक है। वो दूध जौन सा है, गाय का जौन सा मैदा है, वो इतना अल्कलाइन होता है, वो ये ग्रेन्स वगैरह खाने के लिए बना ही नहीं है, तो उनको वो ग्रेन और मंडा और ये सब चीज़ें डाली जाती हैं जो कि एसिडिक होती हैं, वो दूध वो गाय हज़म नहीं कर पाती हैं, उसे पचा नहीं पाती हैं, तो इस वजह से उनकी जो सारी उनके अंदर ख़राबी आई होती है वो सब की सब दूध के अंदर। उसके अलावा उसको ज़्यादा दूध लाने के लिए और उसके बच्चे को कि वो पिए तो गाय का बच्चा जल्दी बड़ा हो, वो हार्मोन्स लगाए जाते हैं, वो ख़राबी है, ठीक है। और वही जब आप लोग खाएंगे, आपकी बच्चियाँ बच्चे खाएंगे, तो वही उनमें ही फैक्टर आ जाएंगे और वही सारी ख़राबियाँ उनके अंदर आएंगी। तो इस वजह से अगर किसी के पास पता है कि हमारी घर की गाय है, इसको कुछ इस तरह का इशू नहीं है, चारा खाती है, क्योंकि उसका अल्कलाइन मैदा होता है ना, मैदा का तेज़ाब उसका कम होता है, ये नेचर ने बनाया है, और उसको क्योंकि उसने ग्रीन चारा खाना होता है, उसके लिए मैदे का अल्कलाइन होना ज़रूरी है, तो वो मैदा उसका अल्कलाइन होता है, तो वो आपकी गाय चारा खाती है, आपको पता कोई हार्मोन नहीं लगते हैं, तो आप दूध पी सकते हैं, चीज़ भी खा सकते हैं, पनीर भी खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या हैं, वो यहाँ पे शहरों में रहते हैं, वो खाते ही ये दूध जो सा है वो बाज़ार वाला पीते हैं, तो वो जाके फिर क्या कर रहा होता है, वो अंदर हार्मोन्स को ख़राबी कर रहा है, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस वो बना रहा है। तो आप लोग जो आपके डाइटिशियंस हैं, आप लोगों का जो ये वाला इशू सॉल्व नहीं कर पाएंगे आपको ये चीज़ और पनीर दे के, ठीक है। जो प्रोटीन रिप्लेसमेंट जो उन्होंने निकाला हुआ है ना प्रोटीन का, कि हम प्रोटीन इससे आप लोग पूरा कर रहे हैं, वेजिटेरियन है, इससे प्रोटीन पूरा कर लें। प्रोटीन तो पूरा होना बाद की बात है, पहले आपको वो हार्मोन्स की खराबी देके जाएगा, आपको गट की खराबी देके जाएगा। आपका मैदा इन हार्मोन्स को हजम करने के लिए बना ही नहीं है। हमारा मैदा नॉर्मल खुराक खाने के लिए नेचर ने बनाया है। आप इस तरह की जो केमिकल वाली चीज़ें हैं, जब वो खाएंगे अपने मैदे को भी ख़राब करेंगे, गट को भी ख़राब करेंगे। अब मैंने कहा था कि इसके साथ जो फैक्टर आपको देखने होंगे, आपको अपनी गट हेल्थ को भी देखना होगा। अब यहाँ पर दो तरह से ये चीज़ और पनीर और ये दूध आपको ख़राबी कर रहा है, तो प्लीज़ आप लोग अपना दूध ख़त्म करें। दही आप लोग ले सकते हैं लिमिटेड मिकदार में, वो भी मजबूरी है कि हम लोगों को प्रोबायोटिक हमारे यहाँ जो सा है वो अचार और ये दही ही बचते हैं हमारे पास, तो वो दही लेना है लिमिटेड मिकदार में, 3-4 चम्मच, 2-3 चम्मच, 3-4 चम्मच, इस तरह करके आप लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, थोड़ी थोड़ी मिकदार में, ताकि उसे पचा लें, हज़म कर लें, और थोड़ी थोड़ी मिकदार में लेना है। ये कहानी है सिर्फ यहाँ तक आप लोगों के दूध, चीज़, पनीर की, ठीक है। चीज़ और पनीर नहीं लेना है आप लोगों ने, दूध नहीं लेना है आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने अपने पीसीओएस के इशू को ठीक करना है, पीसीओडी के इशू को ठीक करना है, तो आप लोगों को इसे कट डाउन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दूसरी बात आ जाती है कि आप लोगों को प्रोटीन के लिए जो वे प्रोटीन पिलाए जा रहे हैं, जो डिब्बे वाले प्रोटीन पिलाए जा रहे हैं, कि आप लोग अपना प्रोटीन लेवल यहाँ से पूरा करें। अब मैं इसका लिंक बना रही हूँ पीसीओएस के साथ, प्रोटीन का भी लिंक बन रहा है, दूध का लिंक समझ आ गया ना कि ये खराबी कर रहा है। प्रोटीन का लिंक क्या बन रहा है कि आपका जो फैसिएशन हार्मोन है, जो भूख का हार्मोन है, उसे कंट्रोल होना है प्रोटीन के साथ, लेकिन गुड क्वालिटी प्रोटीन के साथ। अब आप उसे वे प्रोटीन और डिब्बों वाले प्रोटीन देंगे जिसमें कि शुगर उन्होंने छुपा के शुगर ऐड की होती है उसका फ्लेवर बनाने के लिए, ताकि आपको पीने में अच्छा लगे। तो वो क्या करता है, वो आपको बार बार वो आपके इंसुलिन को हिलाएगा जाके,
वो प्रोटीन आपके इंसुलिन को हिलाएगा जाके। जो अमीनो एसिड्स आपके ओवरी को चाहिए आपके अच्छे से काम करने के लिए, आपके जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनको काम करने के लिए चाहिए, वो गुड क्वालिटी प्रोटीन है। गुड क्वालिटी प्रोटीन में रेड मीट आ जाता है, ठीक है। अब मुर्गी को कहा जाता है कि इंजेक्शन लगाए जाते हैं, हम उसे कैसे खाएं? हाँ ठीक है, उनको भी वो उन्होंने किया हुआ होता है, इंजेक्शन वगैरह केमिकल्स उधर भी होते हैं, लेकिन अब हमारे पास सोर्स जो सा है ना वो प्रोटीन के लिए वो बनता ही, क्योंकि हर कोई देसी मुर्गी अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई मटन अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आप लोग उसे कम क्वांटिटी में कर लें। हफ्ते में 2 दिन आप लोग चिकन खा लें, मगर उसे छोड़ें मत। यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि स्ट्रेस का भी रिलेशनशिप होता है। अब सेरोटोनिन एक हार्मोन है जो कि चिकन से रिलीज़ होता है, चिकन खाने से वो जो आपका एक खुशी का हार्मोन आपको वो देता है, वो चिकन से आपको वो फिलनेस और वो खुशी आती है। तो उसके लिए आपको 1-2 दिन चिकन खा लें। आप लोग दूध को, चीज़ पनीर को कट डाउन कर दें। यहाँ पर आप थोड़ा सा चिकन जो सा, अगर देसी अफोर्ड कर सकते हैं तो देसी ले लें, फिर तो इशू ख़त्म हो जाएगा ना आपका उसमें। अगर आप लोग ब्रायलर मुर्गी है, मैं भी नहीं अफोर्ड कर सकती, मैं भी ब्रायलर मुर्गी खाती हूँ, लेकिन हफ्ते में 1-2 दिन मैं खाती हूँ, क्योंकि मुझे अपना सेरोटोनिन, मेरा हैप्पी हार्मोन अच्छा रखना होता है, मुझे प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी रखनी होती है। ये क्वालिटी का मतलब है कि हमें हमारा जो अमीनो एसिड्स का जो कम्बिनेशन पूरा हो सके, वो मीट में है, ठीक है। अब हम ये नहीं कि हम 7 दिन ही रेड मीट खा लें, ठीक है, हम लोगों को थोड़ा सा इसे भी ऐड करना पड़ेगा, बाकी आप रेड मीट से अपना पूरा करेंगे, ठीक है। रेड मीट जो इंडियन है, प्लीज़ मेरी इंडियन वुमेन्स, मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी है कि आप लोग इसे ज़रूर अंडों से शुरू करें और रेड मीट की यखनी से शुरू कर लें। आप लोगों के देखिएगा कैसे आपका फैसिएशन हार्मोन किस तरह से कंट्रोल होगा, किस तरह से आप लोगों में कामनेस आएगी और आपके सारे इश्यूज अंदर से ठीक होने लगेंगे। जो गट की लाइनिंग ख़राब हुई होती है, जो आपका हाजमा ख़राब हुआ होता है, ये इतनी हेल्प करेगा, ठीक है। यखनी से आप लोग स्टार्ट कर लें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके पहले चिकन की बोटी, उसके बाद फिर रेड मीट वाले पे जाएंगे, तो आप लोगों को एलर्जी भी नहीं होगी, आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा। साथ में एप्पल साइडर विनेगर का भी आप इनटेक ज़रूर रखिएगा, वो आपको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। एक तो प्रोटीन के लेवल को आपने अच्छा करना है, और जो विटामिन D3 है वो बहुत हेल्प करेगा आप लोगों के हार्मोन्स को सीधा करने के लिए। अब विटामिन D3 आप लोगों ने बड़ी डोज में नहीं लेना है, उसे डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, तो विटामिन D3 का 4000 IU पर डे आप लोग ले सकते हैं। और अगर आप लोग अंडे और गोश्त खाते हैं ना, तो फिर K2 के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो वहाँ से भी पूरा हो जाता है। मेरा ना विटामिन K2 वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ आ जाएगी। पहले उसे सुनेंगे तो समझ आएगी ना कि हम पूरे दिन में K2 को पूरा कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितनी मिकदार हम लोगों को चाहिए होती है, उसमें पूरी डिटेल है, ठीक है। जो लोग, क्योंकि विटामिन D3 विद K2 अब महंगा भी हो गया, मेरे चैनल के थ्रू अब मैं इसको प्रमोट किया है, तो वो अब उसकी प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। अब मैं गरीबों के लिए जो सा है, अब मुझे परेशानी हो रही होती है कि इनको मैं किस तरह से कंट्रोल कर पाऊंगी ये सारी चीज़ों को। तो आप लोगों ने अपना विटामिन, मैं सिर्फ और सिर्फ विटामिन D3 कह रही हूँ कि वो आप लोग प्लीज़ किसी तरह मैनेज करके वो आपने लाजमी ऐड करना है, अपनी बच्चियों को ऐड करवाना है, ठीक है। 2000 IU, 4000 IU, 5000 IU छोटी डोज आप लोग वो दें, ठीक है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं विद K2 ले लें। और जो ब्लड थिनर पे हैं, ब्लड यानी कि खून पतला करने वाली दवाइयों पे हैं, क्योंकि K2 थोड़ा खून को गाढ़ा करता है। तो इसके साथ भी मेरा कहवा, इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोगों ने, बल्कि एक ने कहा कि इन्होंने लिखा होता है फॉलो ऑल वीडियोस, क्योंकि आप लोग जहाँ पे मैं कह दूँगी अंडे खाओ, गोश्त खाओ, अब विटामिन K2 उनमें होता है, तो वो खून को थोड़ा गाढ़ा करती हैं ये चीज़ें। अब पतला करने के लिए मैंने अपना कहवा बताया हुआ है, मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक बताया हुआ है, वो भी साथ में सारी चीज़ें चलेंगी तो कम्बिनेशन सही बनेंगे, ठीक है। अब इसका एक और मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगी, उसमें एक्सरसाइज का भी बताऊंगी कि किस तरह आप लोगों ने एक्सरसाइज भी इम्प्लीमेंट करनी है अपने PCOS के इशू को ठीक करने के लिए, उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। आई होप ये आप लोगों को अब थोड़ा कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने इसको दवाइयों से कंट्रोल नहीं करना है। किसी वो क्या करती हैं लेडी डॉक्टर्स, वो आप लोगों को, आप जाएंगे आपको शुगर भी नहीं होगी, वो आप लोगों को शुगर की दवाई दे देंगी, क्योंकि वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने की कोशिश कर रही होंगी उसके थ्रू। तो आप लोगों ने किसी दवाई के बगैर अपनी डाइट के थ्रू, अपने लाइफस्टाइल के थ्रू, अब पता चल गया कितने बजे सोना है, रात को आप लोगों ने 10 बजे सोना है, ठीक है। और सुबह जागना, अर्ली इन द मॉर्निंग जागे, सूरज की रोशनी अपने ऊपर डलवाएं। सूरज के साथ आपकी बॉडी, आपके हार्मोन, सेक्स हार्मोन सूरज के साथ चलते हैं, तो आप लोग सुबह उठ के सूरज की रोशनी लें। आप लोग देखें कि 1-2 हफ्ते के अंदर आप लोगों को कितना अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा, और आपका ये रिवर्स हो जाएगा इशू, और फर्टिलिटी आपकी कितनी आप कंसीव कर पाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो आप ये सारी चीज़ों को, दूसरी वीडियोज़ भी सुने और समझें और इसको भी अप्लाई करें, और अपनी बच्चियों का ख्याल रखें जो अनमैरिड हैं, अभी छोटी हैं, उनको आपकी ज़रूरत है। अल्लाह।